तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 538 के साथ हाजिर हूं। इस बार तो बुक ऑफ एस्पर की टीम ने तो यहाँ पर मौजी करवा दी है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है सीनियर ड्रंकर्ड से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर से हो। तो वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं डबल ड्रैगन मैनर से हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि हाँ तुमने ठीक समझा, कभी मैं यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर का एक हिस्सा हुआ करता था। तो हमारा जू फैन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसने कहा कि ये डबल ड्रैगन मैनर का अब हिस्सा नहीं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसे निकाल दिया गया, इसे सेक्टर से निकाल दिया गया। तो फिर यहाँ पर सेक्टर में आया कैसे, इसे यहाँ पर एंट्री मिली कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पर निकाला हुआ डिसाइपल है तो फिर तो इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, यानी कि इसे सेक्टर के अंदर एंट्री मना होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही वो सीनियर आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे यहाँ पर आने से रोक सके। अगर ये सभी लोग मिलकर भी मुझे रोकना चाहें तब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे रोक सकता है। अपर 3 सेक्टर्स तो सिर्फ अपर 3 सेक्टर्स हैं, बल्कि इस पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है जो मुझे रोक सकता है। तो जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसकी स्टेटमेंट काफी ज्यादा बोल्ड और काफी ज्यादा एरोगेंस से भरी हुई है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई क्रिमिनल है, क्योंकि इसकी बातों से दो ही बातें वाज़ी होती है। पहली बात तो यह कि इसे सेक्टर से निकाल दिया गया और दूसरी बात यह कि ये कोई क्रिमिनल हो सकता है जिसकी वजह से इसने कोई क्राइम किया था और इसे सेक्टर से निकाल दिया गया था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसकी बातें जानी पहचानी सी लग रही हैं। जिस तरह से ये बातें कर रहा है मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। तो प्रिंसेस निंग हमारे जू फैन से पूछती है कि ये बंदा कौन है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। जबकि दूसरी तरफ से वो सीनियर उसे कहता है कि लड़के तुमने मुझे वाइन दी थी और तुमने मुझे वाइन देकर मुझे एक फेवर किया था और ऊपर से तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पास यहाँ पर इन लड़कियों की तो प्रिंसेस टियानजू तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बातें सुन ली, तुम यहाँ पर क्या कह रही थी, तुम अपने एम्पायर के बारे में और अपने डैड के बारे में बातें कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो गलत था या फिर सही था। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सिस्टर यून की तरफ देखती है, फिर साथ ही उसे कहती है मेरे फादर ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा गलत था। उसने अपनी पूरी की पूरी नेशन को यहाँ पर बेच दिया, उसने पूरी नेशन को खतरे में डाल दिया सिर्फ और सिर्फ एक लैंड का टुकड़ा जो था वो क्वान रॉन्ग की आर्मी को देकर, यानी क्वान रॉन्ग के कंट्री को देकर उसने यहाँ पर हम सभी लोगों को खतरे में डाल दिया था। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो वाकई में एक राइटियस प्रिंसेस हो जो अपने बाप के किए को भी गलत कह रही हो। फिर साथ ही वो उसे कहता है अगर मैं तुमसे ये कहूं कि उसने जमीन का टुकड़ा उन लोगों को वैसे ही दे दिया होता और आर्मी जो है यानी कि क्वान रॉन्ग की आर्मी तुम्हारे एम्पायर के अंदर नहीं आती तो क्या ये ठीक था। प्रिंसेस निंग उसे कहती है ये दोनों बातें तो बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर अपनी लैंड का हिस्सा तो उन्हें दिया ही जा रहा है। तो वो कहता है नहीं बच्ची, यहाँ पर ये दोनों बातें सेम नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। करो कि क्वान रॉन्ग की आर्मी को तुम्हारे एम्पर अपनी कंट्री के अंदर घुसा देते चाहे कैसे भी, वो यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे कंट्री में तबाही मचा देते और सभी लोगों को मारना शुरू कर देते और बदले में उन्हें यहाँ पर जमीन का एक टुकड़ा मिल जाता। लेकिन अगर यहाँ पर एम्परों ने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा दे देते और बदले में उन्हें ये कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना, यानी हमारे एम्पायर में आकर इस तरह की गलती मत करना कि लोगों को मत मारना, तो ये दोनों बातें तो काफी ज्यादा अलग हो गई ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों बातें काफी अलग हैं। वैसे भी तुम्हारे पूरे के पूरे टियानजू एम्पायर की जितनी भी लैंड्स और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी तुम्हारे रॉयल एम्पायर की तो ही है, यानी कि वो एम्परर से बिलोंग करती है और जो वो सारी की सारी एम्परर की हुई। वहां पर जितने लोग काम करते हैं वो सारे के सारे अपनी सारी जिंदगी वहां पर अपने लॉर्ड्स को खुश करने में लगा देते हैं, वो सारी जिंदगी वहां पर उन जमीनों को अपना समझते रहते हैं। लेकिन एंड के ऊपर एक एम्परर जो होता है वो फैसला करता है और जहां पर जमीन का जो भी टुकड़ा वो देना चाहे वो किसी को भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी लोगों की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, यानी कि एम्परर्स को तुम्हारे लोगों की परवाह नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को अपने से नीचे जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें से किसी की परवाह नहीं है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें करेक्ट करने की जरूरत है। डबल ड्रैगन मैनर जो है ये यहाँ पर अपने आप में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। डबल ड्रैगन मैनर बाकी के सभी सेक्टर्स को बैलेंस एंड चेक में रखता है और किसी को आपस में बिला वजह फाइट करने नहीं देता। मुझे लगता है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर जैसी पावरफुल फोर्स ना हो तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न लैंड के लोग जो है वो हमारी लैंड्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वो यहाँ पर आकर इन्वेड करेंगे और लोगों को मार डालेंगे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो सीनियर जो होता है चलाकर उसे कहता है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें क्या लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे किसी सेक्टर की परवाह है या फिर तुम में से किसी सेक्टर के या एम्पायर के लोगों की परवाह है? सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्रेड माइंस को गार्ड करने की परवाह है। वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेड माइंस के पीछे घूमते रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी सेक्रेड माइंस चाहिए। यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक हो भी जाता है तो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही मान लो कि वेस्टर्न लैंड्स के लोग जो है वो हमारी लैंड्स के ऊपर आकर कब्जा करते हैं, तो मुझे ये बताओ कि उन्हें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, वो किस लिए कब्जा करते हैं? वो लैंड्स यानी कि प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज के लिए कब्जा करने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ पर लोगों के लिए। अगर लोगों को यहाँ पर रखा भी जाएगा तो उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता है। यही असल यहाँ की हकीकत है कि ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करते हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए। वो वहां पर गुस्से के साथ जब बात करता है दोनों लड़कियां काफी घबरा जाती है, तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना, जब भी मैं यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की इन हरकतों के बारे
में बात करता हूँ तो मैं अपना आपा खो देता हूँ और इसी तरह गुस्से के साथ बात करना शुरू कर देता हूँ, तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं भी तुम लोगों की तरह ही हुआ करता था, मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी हुआ करती थी। जब मैं यहाँ का एक डिसाइपल हुआ करता था उस वक्त मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। उस वक्त मेरे माइंड में भी इस तरह के कोई सवाल नहीं थे, लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग की वजह से चेंज हो गया, सिर्फ एक बंदे की वजह से। तो प्रिंसेस उसे कहती है मुझे लगता है कि एक लड़की की वजह से चेंज हुए। तो वो कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो प्रिंसेस कहती है ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ही तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए नवाबजादू और बिगड़े हुए लड़कों को सिर्फ और सिर्फ एक लड़की बदल सकती है। तो वो आगे से शर्माते हुए उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि प्रिंसेस तुमने यहाँ पर कितने सारे लड़कों की जिंदगी बदली है, क्योंकि तुम भी तो एक लड़की हो ना। तो प्रिंसेस कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने आज तक किसी लड़के को भी नहीं बदला और मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन बदल नहीं पा रही। वो ज़ूफ़ैन की तरफ देखकर बात कर रही होती है। तुम्हारा ज़ूफ़ैन कहता है कि सीनियर ये तो बच्ची है, इसकी बातों को छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं आपकी स्टोरी क्या है और आप यहाँ पर किस लड़की की बात कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। और फिर साथ ही उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर जोड़े आसमानों पर बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर प्यार जैसी चीज के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी में भी कोई आया था, एक प्रिंसेस थी जो बहुत ज्यादा नादान और नटखट सी थी। उसे यहाँ पर किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी और हमेशा अपने मन की करती थी। तो उस प्रिंसेस को देखने के बाद मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। वो हालांकि बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। वो एक ऐसी बेवकूफ लड़की थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की केयर करती थी, यहाँ तक कि उसे अच्छी तरह से पता होता था कि उसके लोग उसे धोखा दे रहे हैं और हमेशा वो उनके जाल में फंस जाती थी, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देती थी और उसे अपने किए के ऊपर कोई पछतावा भी नहीं होता था। तुम्हारा ज़ूफ़ैन उसे कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं, जो लोग यहाँ पर दूसरों के स्कैम्स में फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा फूल होते हैं यानी बेवकूफ होते हैं, उनके एंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो मर जाते हैं। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम मेरी कहानी को पूरा होने दोगे या नहीं। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आगे सुनाता हूँ। तो वो कहता है कि एक लड़की जो होती है वो पानी की तरह होती है, हमारे जैसे हार्ड मास के लड़कों को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर अपने आप को कंफर्ट पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि उस लड़की की वजह से मैं बहुत टाइम बहुत ही बुरी मुश्किल में फंसा, यानी कि उसको बचाने के चक्कर में मेरी तो कई बार अपनी वाट लग गई, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर उसको प्यार करना नहीं छोड़ा। और आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उस वक्त मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो उसका सारे का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाना चाहता था। हो सकता है कि उस वक्त मैं आसमानों के ऊपर उड़ रहा था, उसके प्यार में पागल हो चुका था। तुम्हारा ज़ूफ़ैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि मेरे और सिस्टर चूचू के केस में भी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन बहुत ही जल्दी मुझे इस बात का एहसास हो गया, चाहे मैं यहाँ पर अल्टीमेट पावर को क्यों ना हासिल कर लूं, लेकिन जिसको मैं नहीं बचा सकता उसे मैं नहीं बचा पाऊंगा। उस साल हुआ ये कि उनके नेबरलैंड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनके होमलैंड के ऊपर अटैक किया, यानी प्रिंसेस का जो एम्पायर था उसके ऊपर अटैक हो गया। तो वहां पर उनका जो गार्डिंग सेक्टर था उसने देखा कि उनकी जमीन जो है बिल्कुल सेफ है, यानी कि वो रिसोर्सेज के लिए अटैक नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए उनको मार रहे हैं। तो उस जो गार्डिंग सेक्टर था उस गार्डिंग सेक्टर ने आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की और जब तक मैं वहां पर पहुंचा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कि हमारे यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में एक रूल था, एक ऐसा रूल कि हम लोग यहाँ पर बार बार अपने सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स या दूसरे एम्पायर्स में जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और मैं पहले यहाँ पर उस लड़की के लिए इस रूल को काफी बार तोड़ चुका था, इसी वजह से मुझे डिवाइन पनिशमेंट के लिए वापस बुलाया गया। तो मैं उस वक्त डिवाइन पनिशमेंट के लिए वापस एल्डर्स के सामने अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ मेरे प्यार को वहां पर बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा जा रहा था। उसके बाद अपनी सजा पूरी करने के बाद जब मैं वहां पर पहुंचा उनके एम्पायर में तो हर एक चीज जल रही थी। वहां पर आग का एक समुद्र था और इसी आग के समुद्र के बीचों बीच वहां पर मुझे अपनी प्रिंसेस की लाश मिली, तो वो मर चुकी थी। और जहां पर हमारी एपिसोड 538 का एंड होता है तो सीनियर की जो स्टोरी है जो तो वाकई में काफी ज्यादा दुखी वाली है। तो बेचारे को तो काफी बड़ा सदमा लगा हुआ है। तो हो सकता है कि इससे आगे वाली एपिसोड भी आए, तो अगर आएगी तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा और काफी मजा आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।